जय हिंद मेरे देशवासियों। आज मैं अपने अभिभावकों से ये कहना चाहता हूँ, अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ इस मंच पर इसलिए हूँ ताकि एक लोकतांत्रिक देश में किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर बोलने की आज़ादी को लाया जाता है, किस तरह से उसे दिखाया जाता है, किस तरह से उसे बड़े मंचों पर रखा जाता है। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूँ और ये जो विषय है ये काफ़ी विवादित है। बहुत से लोगों के लिए ये कई नैरेटिव्स में, कई विचारधाराओं के रूप में टूटकर उभर सकता है। जो लोग किसी एक पार्टी प्रमुख या एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनके लिए एक अलग नैरेटिव हो सकता है। दूसरे लोग जो अपोज करते हैं या फिर जो प्रतिस्पर्धा में हैं उस पद तक पहुंचने की, वो उसकी अवहेलना करते हैं उस पद तक पहुंचने की, उस पार्टी की, तो वो उनसे असहमत हो सकते हैं और एक उनका मत हो सकता है। आज मैं इस मंच पर YouTube के माध्यम से किसी भी रूप से कोई पॉलिटिक्स या राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं इस मंच को सही रूप से इस्तेमाल करने के लिए आया हूँ और मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक 17 साल का नवयुवक हूँ जिसकी आंखों में भी सपने हैं, जिसको जीवन से आशाएं हैं, जिसे अपने देश से आशाएं हैं, और ना कि उन लोगों की तरह जिन्होंने इस देश में एक तरह का नेगेटिव थॉट प्रोसेस या एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपने अंदर स्थापित कर लिया है और वो कहना चाहते हैं कि बेहतर है अगर आप किसी तरह बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ लें, बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ लें, IIT से पढ़ लें, IIM से निकल जाएं और बस इस देश को छोड़कर बाहर चले जाएं, माइग्रेंट बन जाएं, इमिग्रेंट बन जाएं। तो मैं उनकी यहाँ अभी बात नहीं कर रहा हूँ और ना मैं उनके पर्सपेक्टिव और नैरेटिव से एग्री करता हूँ, क्योंकि देश को सबसे ज़्यादा सुधारा जा सकता है देश में रहकर। ज़रूर आप कह सकते हैं कि बाहर जाकर आप नाम और ख्याति कमा सकते हैं देश के लिए, पर सच्चाई ये है कि आप बाहर जाकर अमरीकी हो जाते हैं, यूरोपी हो जाते हैं, ब्रिटेन की सत्ता हो जाते हैं, ब्रिटेन का असली दाम्पत्य आप पर आ जाता है। चाहे हम सुंदर पिचई की बात करें, चाहे हम सत्या नडेला की बात करें, चाहे हम हजारों ज़रूरी नामों की बात करें जो अमेरिकी साम्राज्य में आज हमें दिखाई देते हैं, वो एक समय भारतीय थे लेकिन उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा पर्यावरण, एक स्वस्थ जगह उनकी प्रतिभा, उनकी आभा को निखरने के लिए अमेरिका ने दी। तो अमेरिका ने जन्मा सुंदर पिचई, इंडिया ने पैदा किया सुंदर पिचई को। उनके माँ बाप भारत से थे लेकिन अमेरिका ने सुंदर पिचई जैसा एक CEO जन्मा जो आज गूगल में है, सत्या नडेला जन्मा और कई अन्य लोगों को जन्मा। खैर, आज ये हमारा टॉपिक नहीं है। जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इस देश में मैं जो अभी कुछ सालों में ही आया हूँ, किस तरह से देखते हैं जो अभी हुआ। ये पूरा एक लंबा दौर चला
मेरे खुद के 12वीं के एग्ज़ाम ख़त्म हुए। 12वीं के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने कई कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा के एग्ज़ामों परीक्षाओं की तैयारी करी। मैं उनमें उत्तीर्ण नहीं हो पाया। मैंने अपना एनडीए का अटेम्प्ट दिया, दूसरा अप्रैल अटेम्प्ट, और मेरी लापरवाही कहें या मेरी ढंग से तैयारी ना हो पाने का वजह कहें, मैं नहीं क्लियर कर पाया। उसके बाद मैंने कई अन्य एग्ज़ाम दिए और उसमें भी मैं उत्तीर्ण नहीं कर पाया। खैर, हम उस बात को एक स्तर तक अलग छोड़ते हैं, क्योंकि मेरी मेरिटोक्रेसी मेरे अभिभाषण को इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। और मैं इस बात से इसलिए शुरू करना चाहूँगा क्योंकि मेरे अभिभाषण को, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए बोलना, मेरे अभिभाषण को किसी भी रूप से एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था डिफ़ाइन नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास एक बेहतरीन स्टेज, एक बेहतरीन मंच ही नहीं है किसी व्यक्ति की आभा को समझने का। जिस चीज़ में मैं उत्तीर्ण हो सकता हूँ, जिस चीज़ में मैं बेहतरीन हो सकता हूँ, वो चीज़ मेरे सामने कभी रखी ही नहीं जाएगी और फिर कह दिया जाएगा कि आपको जॉब नहीं मिल सकती। सिर्फ कुछ लोगों की तरह दिन रात पढ़ने से, जैसे वो पढ़ते हैं, उस तरह से मजदूरी करने से, उस तरह की स्लेवरी, उस तरह की बंधुआ मजदूरी करने से, पढ़ाई की बंधुआ मजदूरी, आप आईआईटी निकाल लीजिए या कोई एक बढ़िया से कॉलेज में चले जाइए और उसके बाद खूब पैसा कमाइए, लेकिन अपनी स्किल पर कोई काम ना कीजिए। मैं यहीं से इस बात को शुरू करना चाहता हूँ कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली, हमारी शिक्षा व्यवस्था काफ़ी ख़राब है। कई लोग जो बाहर जाते हैं हमारे देश से, वो बताते हैं कि किस तरह से बाहर की यूनिवर्सिटीज़, चाहे फिर वो हार्वर्ड हो, कैलटेक हो, ऑक्सफर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, अलग से अलग यूनिवर्सिटीज़ किस तरह का ब्रोशर, किस तरह का करिकुलम प्रोवाइड करती हैं, किस तरह की उनकी प्रणाली है, किस तरह से व्यवस्था है कि 50% उन जगहों के जो ग्रेड्स होते हैं, जो मूल्यांकन होता है लोगों के अंकों का या छात्रों के अंकों का, वो पूर्ण रूप से बेस्ड होता है, आधारित होता है कि आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं, आप कितना अपनी आवाज़ को बुलंदता से रखते हैं और किस तरह से एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक थिंकर, एक विचारक बनते हैं अलग अलग विषयों के। और इस बात को बड़ा सराहा जाता है। वही बात हमारे देश में नहीं होती। आपको बिठा दिया जाता है, अगर आप एक ऐसा प्रश्न पूछ लें भौतिकी विज्ञान में जो आज तक नहीं खोजा गया, और वो सबसे बड़ा एक बच्चे के लिए घातक एक्ट होता है, एक गलत दिशा होती है, क्योंकि उस बच्चे की क्यूरियोसिटी, उस बच्चे की प्रतिभा और मेधा और मुमुक्षा उस टॉपिक में उस दिन ख़त्म हो जाती है। मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा। मुझे भौतिकी विज्ञान बहुत पसंद है, मुझे फ़िज़िक्स बहुत प्यारा लगता था। आप शायद यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ लोग हैं, महापुरुष और महिलाएं, जिन्हें पुरुष और महिलाओं में बांटना सही नहीं। अब उनके नाम इतिहास में दर्ज हैं। अब उनके नाम जाने जाएंगे विज्ञान की बेहतरी और बेहतरीकरण और फैलाव के लिए। खैर, मुद्दा ये है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत रूप से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, खराब है, सड़ रहा है। और माफ़ कीजिएगा अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ, पर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सड़ रहा है। उसमें मेधा नहीं बची, उसमें बच्चे के लिए असली टेम्परामेंट नहीं बचा। और मैं समझता हूँ, क्योंकि ये दुनिया इवॉल्विंग है। अभी कुछ हाल ही के समय में संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये बात कही और बड़ी सही लगी मुझे ये बात, कि ये यूनिवर्स एक डायनामिक प्रोसेस है। ये यूनिवर्स हर समय चेंज हो रहा है, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया हर क्षण चेंज हो रही है। और यही बात हज़ारों साल पहले बुद्ध कह गए हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ नश्वर इसलिए है क्योंकि वो हर पल बदल रही है। और ये बात हमारी सरकार को भी समझनी चाहिए कि हर चीज़ हर पल बदल रही है।
अगर आपने एजुकेशन सिस्टम आज स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो आज से 10, 20, 30 साल बाद वो बच्चे नहीं निकल पाएंगे जो देश बदल पाएँ। वो बच्चे नहीं निकल पाएंगे जो सच में इतिहास लिखें। हम नहीं जन्म पाएंगे सीवी रमन के बाद एक और सीवी रमन, रिचर्ड फेमन, ओपनहाइमर, बड़े बड़े नाम जो अमेरिकन इतिहास में हैं उसके बाद अभी और आएंगे और आए हैं। क्या हम सीवी रमन पर रुक जाएंगे? क्या हम और बड़े साइंटिस्ट और बड़े वैज्ञानिकों को नहीं जन्मेंगे? तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की पूरी रूपरेखा बदली जाए, पूरी प्रणाली बदली जाए। और बदलाव वो ना करें जो सत्ता में हैं, बदलाव वो करें जो पढ़ा रहे हैं। वो समझें क्या तरीका है कि हर एक बच्चा, और ये देश महान है, ये देश यूनिक है, ये देश अपने आप में एक अनूठा है क्योंकि इस देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे केस में हम चाइना से सीख सकते हैं। चाइना ने क्या पॉलिसीज़ अपनाई जिससे आज उनकी एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि वो वर्ल्ड स्टेज पे अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपने बच्चों को कॉम्पिटेंट बना पाते हैं। ऐसा नहीं है चाइना के बच्चे यूएसए नहीं जाते थे, बिल्कुल जाते थे, लेकिन यूएसए जाने के बाद उन्हें पता था कि चाइना में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर भी उनके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो वो वापस भी आ जाते थे। भारत की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भारत से अगर बच्चा एक बार निकल जाए तो वापस वो कभी आना नहीं चाहता। उसकी माटी उसे बुला ले, उसकी माँ उसे बुला ले, उसका बाप उसे बुला ले, उसे प्रेम खींच लाए, वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पूर्ण रूप से उत्फुल्ल होने वाला वो कमल अमेरिकी और यूरोपीय देशों की संभावनाओं, पर्यावरणों, एनवायरनमेंट में ही फल फूल पाता है। और इसके कई उदाहरण हैं, जिसमें से एक का बात मैंने अभी किया, सुंदर पिचई। कई ऐसे उदाहरण हैं, मेहनती लोग हैं हमारे देश के, लेकिन उन्हें सही दिशा, एक सही जिज्ञासा, और उस जिज्ञासा से मुमुक्षा से ज्ञान पाने की एक सीधी धारा में हम नहीं बहा पा रहे हैं, और ये हमारा फेलियर है। और ये एज अ पर्सन, एज अ अभिभावक जो अपनी बात यहाँ रखना चाहता है, मैं बोलना चाहूँगा। दूसरी बात, ये प्रोटेस्ट चला बाय द नेम कॉकरोच जनता पार्टीज प्रोटेस्ट। दिस वॉज जस्ट अ मीम थिंग। और इस बात की नई बात ये थी कि ये एक प्रोटेस्ट एक जेंजी प्रोटेस्ट था। आज तक दुनियाओं ने जेंजी प्रोटेस्ट देखे हैं तो वो वायलेंट प्रोटेस्ट देखे हैं, और वो जो प्रोटेस्ट हुए हैं, वो जो अनशन हुए हैं, वो अधिकतर वायलेंट हुए हैं। चाहे हम नेपाल की बात करें, चाहे हम श्रीलंका की बात करें। नेपाल की तो हम ज़रूर बात करें कि नेपाल में जब जेंजी प्रोटेस्ट हुआ तो पार्लियामेंट हाउस तक को जला दिया गया, प्रेसिडेंट्स हाउस तक पे हमले हुए। और हमें पता है, कोई भी समझदार व्यक्ति समझेगा कि इतनी ऊर्जा नेपाल जैसा देश के अकेले बच्चों में नहीं आ जाएगी कि पूरे देश को इस तरह से बर्बाद किया जा सके। इसमें बाहरी ताकतों का हाथ था। लेकिन जो 20 जुलाई को हुआ, माफ़ कीजिएगा 20 जून को जो हुआ, वो एक अलग ही तरह का आंदोलन शुरू हुआ। अभिजीत दिपके 10 जून या 8 जून को आते हैं हमारे देश में, अनशन शुरू करते हैं 20 जून को, और फिर 28 जून को सोनम वांगचुक उन्हें ज्वाइन करते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं। अभी हम 20 जुलाई पे आएंगे, वो थोड़ी देर की बात है। इस सब के बीच मैं ये सब होते हुए देख रहा था, और मैं अपनी विचारधारा से तनिक वामपंथी हूँ। मैं वामपंथी इसलिए नहीं हूँ कि मैं कम्युनलिस्ट हूँ, मैं वामपंथी इसलिए नहीं हूँ कि मैं सोशलिस्ट हूँ। मेरी वामपंथी धारा या विचारधारा जो इस उम्र में मेरी है और होनी भी चाहिए, एक नए खून की विचारधारा, बदलाव की होनी चाहिए। वो तो जैसे जैसे खून ठंडा होता जाता है तो उसे समझ आता है कि कई बार जीवन में चीज़ें अपने आप ही बदल रही हैं। The universe is dynamic in itself, that it's changing itself in 1,000 and 100 ways.
सो दैट यू स्टॉप ट्राई टू चेंजिंग इट। एंड वो एक उम्र के बाद वो वयस्कता और वो बुद्धि आती है। उससे पहले व्यक्ति को हर तरह से हाथ पैर मारने चाहिए। तो इसलिए शायद मैं वामपंथी हूँ, और मेरे वामपंथी होने का मतलब सीधा है, द वन हु रियली वॉन्ट्स द चेंज इन द सिस्टम, द वन हु रियली डिमांड्स इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ, ग्रेटनेस थ्रू चेंज। ये है मेरी वामपंथी विचारधारा। मैं कम्युनिज्म से बिल्कुल प्रभावित नहीं, मैं सोशलिज्म से बिल्कुल प्रभावित नहीं, पर मेरे को ये बात बड़ी खटकी कि जब हमारे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो मैं गया। मैं 30 जुलाई को वहाँ गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 30 जून को मैं वहाँ गया और एक माहौल पाया मैंने जो मैं एकदम सच्चाई से बताना चाहता हूँ। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वो अपने मन को खोल कर रखते नहीं हैं। वैसे भी कहा ही जाता है कि जितने भी बड़े ओरेटर्स हुए हैं, वक्ता हुए हैं, वो बहुत खुलकर रखते नहीं बातों को, क्योंकि सब बातें लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। पर मैं ये बात आपको दिल खोलकर बता देता हूँ। मुझे वहाँ जाकर ज़्यादा ये फील हुआ कि हाँ बिल्कुल प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अधिकतर लोग वहाँ प्रोटेस्ट में अपनी फ़ोटो ले रहे हैं विद सोनम सर, ऐसे कर कर कैमरा स्टेज के इस साइड से, और लगभग जनता में एक तरह का माहौल है। और मैं थोड़ा क्रिटिसिज्म वाइज बोल रहा था, बट एक माहौल है जो मैं कहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ था वहाँ। उसके बाद मेरा कभी जाना नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद मैं 18 जुलाई को गया। 18 जुलाई को मैंने फास्ट भी किया, क्योंकि मुझे ये बात बड़ी खटक रही थी। जब भी मैं अपने घर पे खाना खाने बैठता था तो मुझे ये बात खटक रही थी कि कुछ किलोमीटर दूर एक व्यक्ति भूखा बैठा है, उसे लोगों ने सब बोल लिया, चाइनीज़ फंडेड है, सोरोस फंडेड है, अमेरिका करवा रहा है, रशिया करवा रहा है, और उस समय तक कोई प्रूफ भी नहीं था। तो बोलना आसान था। नेपाल में भी कभी पता नहीं चल पाया था कि अमेरिका का हाथ है। वो तो जो समझदार जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोग हैं, जो समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कैसे चलती है, उन्हें ये बात समझ आई कि ये क्या हो रहा है। तो एक बड़ी डामाडोल सी सिचुएशन थी। ना सीजेपी के जो प्रमुख थे वो बहुत रिलायबल लोग थे, और ना गवर्नमेंट पे पूरी तरह से ट्रस्ट किया जा सकता था। तो लोग दो मतों में बटे हुए थे। अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 18 जुलाई को मैंने खुद अनशन रखा, पूरे दिन कुछ नहीं खाया, पानी और नींबू पानी पर मैं जिया। नींबू पानी पर नहीं, सिर्फ पानी पर। उसके बाद आता है 20 जुलाई का दिन। मैं उठता हूँ और मैं 19 जुलाई को ये सोच कर सोया था, क्योंकि मेरे पिता जो कि एक दक्षिणपंथी हैं, वो मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं जाऊं और प्रोटेस्ट में भाग लूं, हिस्सा लूं। मेरे दोस्तों ने भी शायद हिस्सा नहीं लिया। मेरा एक दोस्त तब भी वहाँ गया था। कुछ मेरे दोस्त हैं जो दिल्ली सर्किट में हैं, जिनसे ऐसी ही हल्की फुल्की जान पहचान है, वो भी उस प्रोटेस्ट में गए थे। जो 20 जुलाई को हुआ उसे मुझे प्रोसेस करने में ही 5 दिन लग गए। इस तरह से बर्बरता दिखाई गई, ये भी एक नैरेटिव बिल्डिंग है, क्योंकि सच्चाई ये है कि वहाँ जो हुआ वो समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इस दुनिया में हर चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। ये दुनिया जटिल है, पर हम इसे तोड़ते हैं काले और सफ़ेद में, ब्लैक एंड वाइट में। पर ये दुनिया एक स्पेक्ट्रम है, पर हम डिस्क्रीट में देखना चाहते हैं। इसीलिए मैं जज नहीं करना चाहूँगा और ना मैं जज बनना चाहूँगा। इस पर अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से लोगों पर लाठीचार्ज हुए, आंसू गैस फेंके गए हैं, और इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ है। बिहार प्रोटेस्ट जब आगे बढ़े प्रोटेस्ट, तो बिहार प्रोटेस्ट में गोली भी चली है, AK-47 की गोली भी एक व्यक्ति को लगी है। कई अच्छे लोग भी मुझे वहाँ दिखे और कई डेडिकेटेड लोग भी मुझे वहाँ दिखे,
पर मोटा मोटा जो मैं इस वीडियो से मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं। 20, 21, 22 तारीख तक सिर्फ ये नैरेटिव चल रहा था कि किस तरह से बुरा हुआ है, एटलीस्ट मेरी इंस्टाग्राम फीड पर, और बहुत से लोगों की इंस्टाग्राम फीड पर सिर्फ ये चल रहा था कि अच्छा ही हुआ जो भी किया है। और उसके बाद 23, 24 समझने में मैं थोड़ा समय लिया। समधीश, अनफिल्टर्ड, सार्थक गोस्वामी, के क्रिएट, सबकी अलग अलग लोगों की वीडियोस देखने लगा। 25 जुलाई को एक ऐसा दिन आया कि जब एकदम से नैरेटिव शिफ्ट हो गया और वहाँ जेंजी मज़े करने लगे। और ठीक है, मुझे भी थोड़ी खुशी महसूस हुई। उसके बाद दिन चलते गए, आगे बढ़ते गए। 26 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद जीवन सरल सा हो गया। पर इस पूरे 2 महीनों की दौड़ में मुझे एक चीज़ समझ आई कि अपनी आवाज़ रखना एक लोकतांत्रिक देश में कितना ज़रूरी हो सकता है। और जो अपनी आवाज़, जो अपने विचारों, चाहे आप गलत हो, जो इंसान गलत होने से डरता है ना, वो इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप गलत हैं, मेरे मन में ये पूरी विचार चलती रही कि अगर मैं गलत भी हूँ तो लेट दैट बी, क्योंकि मैं अभी उस उम्र में हूँ कि मैं गलती कर कर सीख सकता हूँ। और मैं कहता हूँ हर कोई उस उम्र में है कि वो गलती करके सीख सकता है। इसीलिए अपने विचारों पर, अपने मन पर, जो आप सोचते हैं और जो आप समझते हैं इस दुनिया को, उसे पूर्ण सत्य रूप में रखना आपका धर्म होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि डरो मत और डराओ मत। दिस इज अ वेरी ग्रेट नारा गिवन बाय लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ग्रेट, एंड आई अप्रिशिएट वट एवर एनी साइड ऑफ द पॉलिटिक्स सेज। पर जो मैं बात आप सबसे कहना चाहूँगा, मैंने इस 2 महीने के कार्यकाल में समझी कि अपनी आवाज़ बुलंद रूप से रखना सीखें। और आप रख सकते हैं आवाज़। बर्बरता होगी, तोड़े जाओगे, लेकिन एट द एंड आप पहुंच जाओगे। और ये दिखा दिया इन लोगों ने, चाहे किस तरह से भी हुआ, कि ये देश गांधी की विचारधाराओं को आज भी मानता है। चाहे सत्ता में गोडसे को पूजने वाले लोग हों, पर आज भी ये देश गांधी की विचारधारा से ही चलता है। पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसमें कोई दौराय होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर पीसफुल नहीं होता तो हमें पता है कि किस तरह की बर्बरता गवर्नमेंट कर सकती थी। जब पीसफुल था उन्होंने करी है। प्रतिक्रियाएं होती हैं, पर हमने वीडियोस में भी देखा है, जो हमें इंटरनेट पे दिखाई गई हैं। और मीडिया इज़ द ओनली वे वी कैन कंज्यूम व्हाट रियली हैपन इन द वर्ल्ड। तो मैं बस यही आपसे कहना चाहूँगा इस वीडियो को ख़त्म करते हुए कि अपनी आवाज़ रखें और बदलाव के लिए मांग करें। यही उम्र है जब आप अपनी आवाज़ रख सकते हैं, वरना फिर हज़ारों बोझ होंगे, हज़ारों व्यथाएं होंगी और आप अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। मुश्किल है, कठिन है, जटिल है देश के लिए कुछ करना। यूं ही नहीं लोग देशभक्त कहलाते। और समय लगता है, ऊर्जा लगती है, गालियाँ पड़ती हैं, अवहेलना सहनी पड़ती है, लोग धत्कारते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अपनी आवाज़ पे अडिग रहना एक बहुत ज़रूरी कर्तव्य है हर एक नागरिक का जो भारत का है। और मैं भारत के लिए बात करता हूँ, क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ और मैं मरूंगा भी भारत में। दिस इज़ द प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, and democracy is celebrated beautifully in this country.
मेरे ओपिनियंस हैं, फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस हैं, लेकिन रियलिटी में जो एग्जिस्ट करता है मैं उस चीज़ पे बात करता हूँ। जितनी ब्यूटीफुली ये देश लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश बना है, माइंड ब्लोइंग। आच्छादित कर देता है मुझे ये बात, आच्छादित कर देती है मुझे ये बात। मुझे मेरी हिंदी के लिए माफ़ करना, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ने मुझे 10वीं के बाद हिंदी नहीं पढ़ने दी। उसके बाद भी मुझे हिंदी से प्रेम रहा है, और मेरे अध्यापकों से भी, जो हिंदी की टीचर रही हैं। खैर, इसी तरह देश आगे बढ़ता रहे, बेहतर होता रहे, यही कामना है मेरी। जय हिंद, जय भारत।